सेल साइकिल से, ठीक है, कि हमारे बॉडी में किसी तरीके से जो है सेल की माइटोटिक डिवीजन होती है, एक सेल से दो सेल किसी तरीके से बनती है, ठीक है। तो द सेल साइकिल्स कंटेन 4 फेजेस, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि सेल साइकिल में कितने पेजेस होती है, तो 4 फेजेस होती है। एक हमारे पास G1 पेज होती है, S पेज होती है, G2 पेज होती है और M पेज होती है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, तो ये हम पढ़ेंगे। आप एक्टिविटी ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट टास्क नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। जब सेल डिवीजन होती है तो इस 4 फेजेस को अलग अलग उसने मतलब टास्क दिया हुआ है, ठीक है। तो G1 का क्या मकसद है कि गैप 1, ठीक है, is the post mitotic phase during which DNA synthesis cases while RNA and protein synthesis and cell growth take place, ठीक है। तो देखिए कि हमारे पास G1 पेज एक पोस्ट माइटोटिक पेज होती है और उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है और आरएनए से जो है प्रोटीन बन जाती है। तो आरएनए से जो प्रोटीन बन जाती है तो इसी वजह से ये पेज G1 पेज में ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर हमारे पास ड्यूरिंग एस पेज क्या होती है कि पेज डीएनए सिंथेसाइज अकर गिव राइज टू सेपरेटेड सेट ऑफ क्रोमोसोम 1 फ्रॉम ईच डॉटर सेल, ठीक है। तो देखिए इस पेज में हमारे पास रिप्लिकेशन होती है, किस चीज़ के, डीएनए की। तो डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि डीएनए की रिप्लिकेशन कहाँ पे होती है, कापी उससे कहाँ पे बनती है, तो इस पेज में होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होती है कि G2 पेज होती है। तो G2 पेज हमारे पास गैप 2 होती है कि इज़ अ प्री माइटोटिक क्या होती है, प्री मेटाडिक पेज होती है और ये सिमिलर होती है G1 पेज की तरह, ठीक है। डीएनए सिंथेसाइज केसेस वाइल आरएनए सिंथेसिस प्रोटीन कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन G2 पेज में ये बात है कि ये प्री मेटाडिक्स है, माइटोसिस की से पहले, ठीक है। और M पेज ऑफ सेलुलर डिवीजन्स एंड माइटोसिस, तो M पेज में हमारे पास फिर डिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 पेजेस थे, ठीक है। द सेल दैट कंप्लीट माइटोसिस में देखिए हमारे पास जब एक सेल माइटोसिस कंप्लीट कराते हैं ना, तो कंटिन्यूज टू प्रोसीड्स थ्रू द सेल साइकिल टू डिवाइड अगेन, ठीक है। तो जब वो इसी तरीके से वो दोबारा अगेन जो है वो डिवीजन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास डिफरेंशिएट आर मैच्योर एम इनटू स्पेशलाइज्ड सेल एंड इवेंचुअली, ठीक है। फिर हम क्या करा देते हैं कि डिफरेंशिएट आप मैच्योर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंशिएट होती जाती है और अपनी जो स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो वो इवेंचुअली डाई आर इन एंटर इन थर्ड रेस्टिंग फेज। अगर वो सेल जो दोबारा अपने आप को डिवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो वो किस जगह में चले जाते हैं, G0 पेज में, ठीक है। जो नाट है ना, तो उस पेज में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो दोबारा जो है डिवाइड नहीं हो जाती है। तो ये था हमारे पास क्या है कि कंप्लीट माइटोसिस यही तरीके से। फिर द ड्यूरेशन of the phase of cell cycles vary depend on the cell types frequency with which the cell divided. Most of this variability occur in G0 and G1 phase। देखिए तो पहले हमने पॉइंट में बताया कि सेल ये अगेन होती है, मतलब कंटिन्यूसली होती है, ठीक है। दूसरी बी में हमने बताया कि ये स्पेशलाइज मतलब क्या है कि मेच्योर हो के इनटू स्पेशलाइज सेल होती है और वो सेल जो दोबारा नहीं आना चाहते हैं ना, तो वो डाई हो जाती है, मतलब वो रेस्टिंग कंडीशन में चला जाती है, उसको हम G0 फेज कहेंगे। फिर बता रही है कि इस सेल साइकिल की ड्यूरेशन के टाइम पे क्या होता है कि वेरी होती है। इस सेल साइकिल डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, सेल टाइप पे, कि वो किस जगह के सेल है, ठीक है।
या फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, ठीक है, उसकी डिवीज़न होने की। फिर उसकी जो वेरिएबिलिटी होती है, तो ज़्यादातर जो मोस्ट वेरिएबिलिटी होती है वो हमारे पास जी नॉट, और जी नॉट में तो जब चले जाते हैं एक सेल तो वो तो ख़त्म हो गया, मतलब वो दोबारा जो है वो डिवीज़न तो नहीं कराते ना, तो रेस्ट हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है कि वेरिएबल कंडीशन है। और जी नॉट में भी वेरिएबल इसी तरीके से कि डी ने ये हमारे पास पोस्ट मेटाटिक पेज होती है G1 के, ठीक है, और इसमें डीएनए और प्रोटीन बनाते हैं, और डीएनए जो है होती है वो हमारे पास कापीज़ वगैरह, ठीक है, और अपने आप को ग्रोथ लेते हैं, ठीक है। फिर वेरी रैपिड सेल्स कैन कंप्लीट द सेल साइकिल लेस देन, मतलब वो क्या कराते हैं कि लेस देन 8 आवर। तो ये याद रखें कि कंप्लीट सेल साइकिल जो होती है वो हमारे पास कितने टाइम में होती है, तो लेस देन 8 आवर में होती है, ठीक है। तो अदर कैन टेक लॉन्गर देन 1 ईयर, और ज़्यादा बहुत से ऐसे सेल भी होते हैं कि वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। द डाटर या द ड्यूरेशन ऑफ इस पेज, देखिए ये पेज आपने याद रखना है कि 10 to 20 जो आवर्स होती है तो वो क्या है, वो इस पेज में लग जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से G2 में हमारे पास 2 to 10 आवर होती है, और M में हमारे पास नाट होती है, ठीक है, मतलब 1.5 आवर से लेके कंप्लीट आवर तक, ठीक है। तो इस मतलब जिस सेल में देखिए ये पॉइंट दोबारा मैं बताता हूँ कि वेरी रैपिड सेल कैन कंप्लीट द सेल साइकिल लेस देन 8 आवर, ठीक है। तो ये वो सेल बात कर रहा है कि जो कैंसूरियस वगैरह मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं ना, तो वो ज़्यादा और जल्दी जल्दी वो डिवीज़न कराते हैं ना, और अपने सेल साइकिल को कंप्लीट करते करते है, ठीक है, और आवर सेल जो है वो बनाते हैं। तो एबनॉर्मल ग्रोथ की कंडीशन में ये पेज होती है। फिर हमारे पास देखें ये हमारे पास सेल साइकिल है। तो सबसे पहले अकर होती है किस चीज़, ये साइकिल बिगिन होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर एक क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर G1 पेज में क्या होती है कि ये पेज इसमें ग्रोथ भी होती है, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास फिर वो आते हैं, ये हमारे पास उसकी ग्रोथ हो गई, फिर इस पेज में आते हैं, मतलब ठीक है, ये इस पेज की कंडीशन है। तो इसमें उसमें मतलब क्या हो जाती है, रिप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं G2 पेज में, ठीक है। तो G2 पेज में सेल प्रिपेयर होती है ताकि वो डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन से पहले जो फेज है वो जो हमारे पास G2 पेज है, ठीक है, और फिर M पेज स्टार्ट होती है, ठीक है। और M पेज में वो सेल जो कि दोबारा मतलब केक मेटाबॉलिज्म में या मतलब माइटोसिस में हिस्सा लेते हैं, तो वो दोबारा इस कंडीशन में चले जाते हैं कि G1 में चले जाते हैं। इसीलिए G1 को हम पोस्ट मेटाटिक पेज कहेंगे, क्योंकि पहले ये मेटाटिक कंडीशन हुआ है, ठीक है। तो वो सेल क्या आ जाते हैं, आगे आ जाती है, ठीक है। और अगर वो नहीं चाहना चाहते किस चीज़ के, मतलब वो सेल के डिवीजन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि व्हाट इज़ जीन। तो जीन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो वन ऑफ द बायोलॉजिकल यूनिट हेरिडिटी सेल्फ रिप्रोडक्टिंग एंड लोकेटेड एट अ डेफिनेशन या डिपेंडेंट पोजीशन ऑन अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम। देखिए जीन हमारे पास एक पीस ऑफ डीएनए की एक पीस को हम मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहेंगे, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक कोड हुआ हो, ठीक है, पहले से। और ये हमारे पास क्या है कि ये जिस किस जगह पे प्रेजेंट होती है, हमारे पास क्रोमोसोम की जो क्या होती है कि पार्टिकुलर पोजीशन होती है, तो उस पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, और अपने आप को एक्सप्रेस कराते हैं जो कोड उसमें प्रेजेंट है। फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन, ठीक है। तो 2 टाइप का जीन है, एक हमारे पास डोमिनेंट जीन है, एक हमारे पास रिसेसिव जीन है। तो डोमिनेंट जीन क्या है कि वन दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इट इज़ करेक्टरिस्टिक
हाँ, irrespective regardless of the gene from the अदर पेरेंट्स। देखिए कि डोमिनेंट जीन वही होती है जो कि डायरेक्टली वो जब बेबी प्रोडक्शन मतलब बेबी प्रोड्यूस होती है तो उसमें ज़ाहिर होती है डायरेक्टली, तो उसको हम डोमिनेंट जीन कहेंगे, ठीक है। और रिसेसिव जीन वन दैट कैन पास ऑन इट इज़ करेक्टरिस्टिक ओनली इफ इट इज प्रेजेंट विद इन अ सिमिलर रिसेसिव जीन फ्रॉम द अदर पेरेंट्स। और रिसेसिव जीन में हमारे पास ये इसकी करेक्टरिस्टिक यही कि वो ओनली प्रेजेंट होती है जब वो दो तब अपने जो अंदरूनी कोड हुआ है उसकी कंडीशन ये काम करेंगे जब उसको जो होस्ट होती है उसमें ये रिसेसिव जीन की प्रोबेबिलिटी या उसकी जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिला जाए तो फिर वो अपने आप को भी प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब ज़ाहिर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ज़ाहिर करते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास डोमिनेंट जीन आती है, फिर बाद में जो है वो रिसेसिव ये जीन आती है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है, देख लें। तो डोमिनेंट जीन अगर आप देख लेना कि जो पर्सन में मतलब डायरेक्टली उसने जीन को ट्रांसमिट किया हुआ है, और कौन सा जीन, एक्टिव जीन या डोमिनेंट जीन, ठीक है। तो वो हमारे पास उसकी जो क्लेप्स होती है चिन की, ठीक है, तो ये ज़ाहिर होती है, ठीक है। देखें इस जगह को, ठीक है। और इसको देखें, इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है, नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है, वाइडो पीक होती है, ठीक है। ए नो वाइडो जो है मतलब पीक होती है, ठीक है। तो इस रीजन को देखें और इस रीजन को देखें, ठीक है। फिर हमारे पास जो डिम्पल होती है, ठीक है, इर्द गिर्द के माउथ के, तो ये इसमें है, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट पे ये होती है डायरेक्टली जब वो पैदा हो जाती है तो ये चीज़ें ज़ाहिर होती है। और इसको देखो, इसमें नहीं है। फिर उसकी जो ब्राउन ब्लैक कलर है हेयर की, तो ये भी क्या है कि रेसेसिव जो हेयर होती है वो ज़्यादा ब्राउन कलर का होती है या येलो कलर का होता है, ठीक है। और जो डोमिनेंट होती है वो ब्लैक हेयर कलर होती है, ठीक है, ये ब्राउन होती है। और इसी तरीके से आइज़ की कलर को देखें तो या प्रिंकल जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों का होती है ना, कि इसकी जो मैक्सिलरी पॉइंट होती है, तो मैक्सिला पे ऐसा स्मॉल स्पॉट निकल आ जाते हैं, तो ये डोमिनेंट जीन है। और रिसेसिव जीन में ये चीज़ें नहीं होती, नो प्रिंकल, ठीक है। और आइज़ कलर को जब हम देख लेते हैं ना, तो डोमिनेंट में क्या होती है, मतलब क्या कि ऐसा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और ग्रे या ब्लू या ग्रीन ये जो है हमारे पास रिसेसिव जीन की वर्क होती है, ठीक है। तो रिसेसिव और डोमिनेंट तो आपको पता चला गया ना कि डायरेक्टली जब वो बेबी से मदर से बेबी में ट्रांसमिट होती है और डायरेक्टली वो उसकी पेस पे क्या होती है, ज़ाहिर होती है, तो उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। और रिसेसिव यही हो गया कि वो मतलब वो जीन अभी काम नहीं कराते, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाते तो वो काम करना स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। ये रिसेसिव जीन है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि प्री एयर लूप्स होती है, तो इस लूप्स को देखे ये हमारे पास जो प्री एयर लूप होती है तो हमारे पास डोमिनेंट होती है, और ये रिसेसिव अटैच एयर लूप होती है, तो ये रिसेसिव हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कैंसर। तो कैंसर हमारे पास एक ऐसा कंडीशन होती है, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। और कैंसर इज़ अ टर्म यूज फॉर डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल डिवाइडेड विदाउट कंट्रोल एंड आर एबल
टू इन्वेड्स अदर टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसर वो कंडीशन, वो टर्म्स हैं, वो डिजीज़ हैं, ठीक है, डिजीज़ के लिए यूज़ होती है जो कि एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और उसकी कंट्रोल ग्रोथ से बाहर हो जाती है। तो एबनॉर्मल सेल डिवीज़न को हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो हमारे पास उसको हम कैंसर कहेंगे, ठीक है, जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। और कैंसर सेल की एक ये करेक्टरिस्टिक है कि ये दूसरे आर्गन को मतलब चले जाते हैं, इन्वेड हो जाती है, अंदर हो जाती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल, ठीक है, तो ये उसने एक ऐसा स्केच ड्रा किया हुआ है, तो ये माइंड मैप है, तो ये आपने याद रखना है इसी तरीके से। देखिए कि नॉर्मल सेल हमारे पास यही होती है, ठीक है, इसी तरीके से ये सेल ग्रोथ होती है। ये तो नॉर्मली 2 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, ठीक है, और इसी तरीके से एक सुसाइड होती है, मतलब नॉर्मल सेल जो सुसाइड एपोप्टोसिस हो जाती है, सेल डैमेज नो, फिर वो रिपेयर नहीं होती, ठीक है, और एक नॉर्मल सेल होती है। लेकिन इसमें ये होती है कि सारे के सारे सेल जो होती है वो म्यूटेटेड होती है, ठीक है, ये भी म्यूटेटेड होती है, ये डबल म्यूटेटेड होती है, फिर ये ट्रिपल म्यूटेटेड होती है, और फिर फोर्थ म्यूटेटेड होती है, और ये इसी तरीके से अनकंट्रोलेबली एक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास कैंसरियस सेल होती है, ठीक है। तो बैकग्राउंड ऑफ द कैंसर जो है हमारे पास ये है कि कैंसर इज़ द सेकंड लीडिंग causes of the death in USA, affected all ages of group people, more death in children from 1 to 14 ऑफ एज, ठीक है। तो ज़्यादातर यूएसए में सेकंड लीडिंग ऑफ कैंसर जो है ये क्या है, ये है डेथ की काजेस होती है सेकंड लीडिंग, ठीक है, और ऑल एजेस पे ये हो सकती है, और ज़्यादातर जो होती है, और ये जो एज मतलब उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, तो 1 से 14 ईयर तक जो एज होती है उस पर इफ़ेक्ट कराते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी होती है, तो 1.3 मिलियन न्यू केसेस फाउंड इन 2003, ठीक है। तो ज़्यादातर जो 1.3 मिलियन केसेस था जो क्या है कि प्रेवेलेंस है, तो ये उसने रिकॉर्ड किया हुआ है। फिर हमारे पास ये जो 5,56,000 जो 500 वर डाइड थ्रू कैंसर, ठीक है, ये जितने ये लोग कैंसर के साथ जो है वो डेथ हुआ है। 62% गेट डाई आफ्टर 5 ईयर व्हेन डेवलप कैंसर, जब कैंसर डेवलप हो जाते हैं और 5 ईयर उसमें गुजार लेते हैं, तो फिर 62% चांस मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो मर मतलब डेड हो जाती है। इट कैन ओरिजिनेटेड इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, तो हर बॉडी के पार्ट से ये हो सकती है कि वो ओरिजिनेट हो जाती है, बट इन मेन प्रोस्टेट कैंसर इज़ मोर कॉमन। तो ये भी याद रखें कि मोर जो कॉमन कैंसर है मेन में वो प्रोस्टेट है, और वमेन में हमारे पास मोस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर है ये ज़्यादातर कैंसर की मतलब कॉमन है, ठीक है। फिर द मेजॉरिटी रेट इज़ हायर इन बोथ जेंडर, मोर्टिलिटी रेट इज़ हाई इन बोथ जेंडर थ्रू लंग कैंसर, ठीक है। तो लंग कैंसर की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोर्टिलिटी रेट होती है, ठीक है, कैंसरियस की। तो फिर हमारे पास क्या है कि इंट्रोडक्शन अल्टरनेशन इन 3 ग्रुप्स ऑफ जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीरेगुलेटेड कंट्रोल मैकेनिज्म दैट आर द हॉलमार्क ऑफ द कैंसर सेल। तो ये 3 सेल है हमारे पास, 3 ग्रुप्स ऑफ जीन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म करवाते हैं सेल के। तो ये 3 जीन में जब कोई भी म्यूटेशन आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी कंट्रोल से वो बाहर हो जाती है और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह ने 3 ग्रुप्स ऑफ जीन ऐसे बनाया है कि नॉर्मल सेल ग्रोथ में माइटोटिक डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास प्रोटोऑन्कोजीन है, तो प्रोटोऑन्कोजीन आर कंपोनेंट ऑफ सिंगलिंग या सिग्नलिंग network that act as a positive growth regulator in response to mitogen stimulate mitosis, काइनेसिस एंड सेल टू सेल कंटेंट, ठीक है।
कंटेक्ट। ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे पास वो जीन होती है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ कराते हैं और इसी तरीके से ये रेगुलेशन करते हैं कि उसकी स्टिमुलेशन हो जाती है और डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखने पॉइंट यही है कि ये पॉजिटिव ग्रोथ करते हैं। पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटिंग कौन सा जीन है? प्रोटॉन को जीन। अगेन अ फंक्शन म्यूटेशन इन ओनली वन कॉपी ऑफ अ प्रोटॉन को जीन result in a dominantly acting oncogene that often fail to respond the extracellular signal। देखिए कि जब प्रोटॉन कुजीन में एक सेल में भी मतलब एक पॉइंट पे भी म्यूटेशन वगैरह आ जाती है ना, तो फिर उसकी फंक्शन ख़राब हो जाती है और ये फेल हो जाती है कि ये जो उसकी कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाती है। समझ गए? फिर हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन आर आल्सो कंपोनेंट ऑफ द सेम सिग्नलिंग नेटवर्क एज अ प्रोटॉन कुजीन एक्सेप्ट दैट दे एक्ट एज अ नेगेटिव ग्रोथ रेगुलेशन। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि पॉजिटिव ग्रोथ हमारे पास प्रोटॉन कुजीन करते हैं, लेकिन उसकी उसकी मतलब सेम टू सेम उसकी मतलब ग्रोथ होती है, उसकी एक्सप्रेशन होती है। लेकिन ट्यूमर नेक्रोसिस या ट्यूमर सप्रेसिस जीन जो होती है, तो ट्यूमर सप्रेसिस जीन हमारे पास नेगेटिव ग्रोथ रेगुलेशन कराते हैं। ठीक है, दे मॉड्यूलेट मीन कंट्रोल प्रोलिफरेशन, उसकी जो ग्रोथ होती है, एंड सर्वाइवल बाय एंटागोनाइजिंग the biochemical function of proton cogen are responding to unchecked growth signal। देखिए हमारे पास क्या होता है कि बॉडी में ये कंट्रोल मैकेनिज्म तो करवाते हैं, ठीक है, लेकिन जो एंटागोनाइजिंग द बायोकेमिकल फंक्शन होती है प्रोटोन कुजीन का, तो वो रिस्पांस करवाते हैं कि अनचेक्ड सिग्नल उससे पास ना हो जाए। ठीक है, तो ये उसकी रेगुलेशन करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि इन कंट्रास्ट टू ऑन्कोजीन्स इनएक्टिवेशन ऑफ बोथ कॉपीज ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड जीन इज रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ फंक्शन इन मोस्ट केसेस। देखिए हमारे पास कंट्रास्ट जीन होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन का एक कंट्रास्ट ऑन्कोजीन होती है, ठीक है, जो कि कैंसर सेल को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ये कंट्रास्ट जीन है, कंट्रास्ट जीन का मकसद ये है कि जब ऑन्कोजीन मतलब अपना खुद की जो फंक्शन है वो इनएक्टिवेशन करवा देते हैं, तो बहुत क्या कराते हैं कि बहुत काफ़ी मीन जो प्रोटॉन को जीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन ये जो अपना फंक्शन करते तो वो लॉस कराते ज़्यादातर। ठीक है, तो ये दो जीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन को जीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो कि नॉर्मल सेल की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब ऑन्को जीन आते हैं ना, तो फिर सब कुछ जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर हमारे पास तीसरी है कि डीएनए स्टेबिलिटी जीन होती है। ठीक है, तो डीएनए स्टेबिलिटी जीन फ्रॉम अ क्लास ऑफ जीन इन्वॉल्व इन बोथ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने ले है और मॉनिटर कर लेते हैं। ठीक है, आप सम क्लासेस ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द बोथ मॉनिटरिंग। तो डीएनए स्टेबिलिटी ऐसा करता है कि उसकी डीएनए की जो शेप होती है नॉर्मली सेल के वो मेंटेन करते हैं, लेकिन जब कैंसर हो जाती है, ऑन्कोजीन आ जाती है, तो फिर ये डीएनए जो है अपना फंक्शन ख़त्म कर लेते हैं। डीएनए की जो इंटीग्रिटी होती है वो ख़त्म कर लेती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो सेल को पता नहीं चलता कि मैं कौन सा सिग्नल अभी भेज रहा हूँ और कौन सी मेटाबॉलिक ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो खुद भी उसको पता नहीं होता। लॉस ऑफ दिस जीन रिजल्ट इन डिफेक्टिव सेंसिंग ऑफ डीएनए लीजन्स एज वेल एज इन प्रॉपर रिपेयर ऑफ द डैमेज पैटर्न। ठीक है, फिर ये जीन जब ख़त्म हो जाती है मतलब तो डीएनए जो होती है वो इम्प्रॉपर होती है, वो दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं करवाते। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन रिजल्ट इन अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन।
तो ज़्यादातर ये जो लॉस ऑफ फंक्शन होती है तो रिज़ल्ट इन क्या हो जाए, उसकी रिज़ल्ट क्या होते हैं, क्योंकि ज़्यादा म्यूटेटेड डीएनए एक सेल में जमा हो जाते हैं ना, तो फिर उस सेल की जो नॉर्मल फंक्शन होती है वो हिस्सा हिस्सा ख़त्म होना स्टार्ट करा देती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इंशाल्लाह थर्ड पार्ट भी अपलोड होंगे। तो आप अगर कम्युनिटी से लेक्चर अहमद फिन नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।